हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस नोट्स की आपको इस बुक के जो नोट्स चाहिए उसका लिंक नीचे टेलीग्राम पे दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हो। और इस बुक का पूरा PDF पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, अब जाके वहाँ से ले सकते हो। आज का टॉपिक क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल आपका हर यूनिवर्सिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है। क्या पूछता है, हमें दिया हुआ है लेट Aij आर द कंपोनेंट। ये एक हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है Aij देख से ही पता चल रहा है क्या है, किसका है, हमारा सेकंड ऑर्डर का है। मैंने सेकंड पहले क्या है, Aij क्या है, सेकंड ऑर्डर टेंसर है। हमारा देखने से ही पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर टेंसर है। ऑल द कंपोनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, देखो आगे दे भी दिया, सेकंड ऑर्डर टेंसर रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम O(x1, x2, x3)। हमें Aij दिया हुआ है, उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। सेकंड ऑर्डर टेंसर Aij O(x1, x2), ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द कंपोनेंट। हमें कंपोनेंट निकालने हैं, फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ द टेंसर रिलेटेड टू द अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और हमें कंपोनेंट निकालने हैं, कोई और कोऑर्डिनेट है इसी के अकॉर्डिंग, हैविंग सेम ओरिजिन सेम है, और जो अलग कोऑर्डिनेट है वो क्या है, O(x1, x2, x3) और रोटेटिंग अबाउट दी OX3 विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो क्या है, OX3 के खिलाफ 30 एंगल के डिग्री से घूम रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा क्या बोल रहा है, अगले पेज में सिंपल सा इसका सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक हमारा ग्राफ है बेटा, इसमें 3 डायरेक्शन उसने दी हुई है। ठीक है, ये हमने x1 मान लिया, ये x2 मान लिया, ये x3 मान लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक कोऑर्डिनेट और है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और है, वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और ये हमारी किस में हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। तो हमें तो क्लॉकवाइज से मतलब ही नहीं है, तो क्लॉकवाइज को मैंने रफ कर दिया यहाँ पे। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से घूमना है। तो हमारा x2 है, एक कोऑर्डिनेट और आना है हमारा x2', वो कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। अब इन तीनों एक कोऑर्डिनेट, जब एक यहाँ आ गया बेटा, जब एंटी क्लॉक में घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक में जब भी घूमता है तो एक एंगल हमारा उसी एक एंगल क्या है, उसी के ऊपर आता है। तो हम मान लेते हैं x3' आएगा, वो इसी के ऊपर आएगा बेटा। कभी भी घुमाओगे, कभी घुमा के देखना 3D में, एक कोऑर्डिनेट सेम कोऑर्डिनेट के ऊपर आता है। तो हम मान लेते हैं x3 इसके ऊपर ही आ रहा है, फिर हमारा x2 के ऊपर आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता घूमता ऐसा आएगा, तो x1 इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो x1 कहाँ बेटा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x1' आ गया। अब इनके बीच में बेटा एंगल कितना दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है। जब ये 30 का दिया हुआ है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 का होता है। जब ये 30 का हो गया तो ये कितने डिग्री का बच गया, हमारा 60 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पे जो x, देखो यहाँ पे याद रखना, जो ये x है, x2 है और x3 है, इन तीनों के बीच x2, x3 एंड x1, इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा। कॉमन जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, x1, x2 और x3, इन तीनों के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। एक एंगल हमें 30 दिया हो तो हमारा दूसरा एंगल 60 डिग्री का यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एंगल और ये एंगल भी हमारा 90 का होगा, 30 दिया हो तो ये हमारा कितने का बच गया, 60 का बच गया बेटा। तो ये इसका एक रफ डायग्राम मैंने दे दिया है, वैसे साफ डायग्राम यहाँ पे ये बना हुआ है जो मैंने अभी दिया है, ये आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, अभी आपको मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था कि Lij हमारा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। थोड़ा रफ कर देता हूं आपको, जर्नल मैंने समझा ही दिया है बेटा, यहाँ पे आपको रफ करके समझाता हूं अभी। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पढ़ाया था, Lij किसके इक्वल होता है, कोस xi का डैश xj। ठीक है बेटा, हमारा i और j की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है बेटा, याद रखना है 1 2 3। अब हम ले लेते हैं L11, मतलब i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, तो क्या हो जाएगा, कोस x1 का डैश और xj मतलब 1। हमें बताना है कोस x1 डैश और x1, इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है बेटा, 30 डिग्री का एंगल है। तो cos 30 की वैल्यू टेबल से आप जाके देख सकते हो कितनी वैल्यू होगी। फिर आता है L12, i की वैल्यू 1 ले ले, ये 2 ले ले, तो cos x1 का डैश और x2, इसके बीच में एंगल देखना है कितने का, सब डायग्राम से आपको देख के। फिर L13 निकालेंगे तो cos x1 का डैश और x3 पे एंगल देखो, इन x1 कहाँ है हमारा, ये है, और x3, इनके बीच में एंगल कितना है, ये सारे एंगल्स आपको यहाँ पे लिखना है।
ठीक है, ये पे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है L11, L12, L13 30 का एंगल है तो इतनी वैल्यू होती है टेबल से, फिर इन दोनों के बीच में 60 की बनेगा तो 1/2 90 हो जाएगा, x1 और x3 मैंने बताया था ना, 90 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। कहाँ तक निकालनी है आपको? मैट्रिक्स जैसे बनती है, A11 होता है, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमारी I और J की वैल्यू क्या है बेटा? 1 2 3, इसलिए ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ तक निकलेगा। जर्नल तरीका याद करने है। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी, कितना कितना एंगल होगा ये मैं समझा चुका हूँ आपको, और जर्नल है टिग्नोमेट्री, इसमें मैं कुछ समझा भी नहीं सकता दादा आपको, ठीक है। अब आपने पढ़ा था नाउ योर टेटोरियल लाइज, ये हमने एक टेटोरियल लॉ पढ़ा था जिसमें क्या था, AIJ डैश किसके इक्वल था? LIR LJS ARS। यहाँ पे IJ और RS की वैल्यू क्या है? 1 2 3 था, ठीक है। और जो ARS है ये हमें देखने से पता लग रहा है क्या? सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। AIRS क्या? सेकेंड ऑर्डर टेंसर है हमारा, ठीक है। और ये अगला स्टेप तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एंगल निकालने वाला। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा। इसकी वैल्यू सेम हम क्या क्या निकालेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब 90% बंदे ना, 70% बंदे तो यहीं गलत कर देंगे एंगल निकालने में, कुछ 70% से आगे भागेंगे, वो बेटा 20% यहाँ गलत कर देंगे ये वैल्यू निकालने में, क्योंकि यही स्टेप है दो इसमें। अब ये वैल्यू थोड़ी सी इससे एंगल से भी इजी है, बट लोग कंफ्यूज होंगे, कैसे होंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। हमने पता है हमारा ये इसके इक्वल होता है। अभी मैंने बेटा क्या पुट कर दिया, हम निकाल रहे हैं A11, मतलब AIJ है ना यहाँ पे, तो I की वैल्यू भी हमें क्या लेना है? 1 लेना है, और J की वैल्यू भी क्या लेना है? 1 लेना है। तो हमने पुट किया यहाँ पे A'(I1J1), तो जहाँ पे I है वहाँ पे 1 पुट करो, जहाँ J है वहाँ पे 1 पुट कर दो, कर दिया। बाकी हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है बेटा। अगले स्टेप में इसने क्या किया, ध्यान पूर्वक सुनना। I, J, R और S, इनकी वैल्यू क्या है बेटा? 1 2 3, याद रखना, ठीक है। I की वैल्यू क्या ली? 1 ली। J की वैल्यू 1 ली। क्यों ली? क्योंकि हमें A11 निकाल रहे हैं। क्या क्या निकालना है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डिस्प्ले पे, ठीक है। अब R की वैल्यू बेटा पुट कर दो। R की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं पहले। R की वैल्यू 1 लिया, यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 आया। और R कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे है R हमारा, पुट कर दो, ठीक है बेटा। प्लस का साइन आएगा। उसके बाद R हमें क्या पुट करना है? 2 भी करना है, तो 2 पुट करो। L1 रहेगा, R की जगह 2 पुट हो जाएगा, R की जगह यहाँ 2 पुट हो जाएगा इसको। फिर R की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है, 3 भी पुट कर दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। बेटा R की वैल्यू पुट हो गई सारी। अभी हमें बेटा जाना है IJ की वैल्यू तो 1 और 2 लेना है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग लेना है बेटा। R की वैल्यू 1 2 3 ले ली। अब बेटा बच गए S की वैल्यू भी क्या लोगे? 1 लोगे पहले, बेटा पहले 1 लो, 1 लेंगे S की जगह। ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, पहले S की लेंगे 1। अब पहले यहाँ पे पुट करते हैं S की वैल्यू 1, तो L11 आ जाएगा, L11 आ जाएगा, A11 आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। प्लस का साइन पहले इसी में, ओनली पहले वाले को सोल्व कर रहा हूं बेटा, ध्यानपूर्वक सुना, ओनली पहले वाले को सोल्व कर रहा हूं, दूसरे वाले पे नहीं जा रहा। अभी इसी में x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो L11, L12, A12। अभी पहले वाले में कर रहा हूं सब कुछ पुट, दूसरे वाले को छेड़ा ही नहीं है। फिर तीसरे बार में हम 3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या जाएगा? L11, L13, A13। बेटा इसके 3 टुकड़े आ गए, क्योंकि इसमें एक बार s की वैल्यू 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3, और प्लस करते जाएंगे। अब इसका बारी आता है बेटा, देखो अब देखो A12, L11, क्योंकि s की वैल्यू 1 ले रहे हैं, A21। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, L12 होगा, क्योंकि s की वैल्यू 2 ले रहा हूं बेटा अभी। फिर A22 आ जाएगा। फिर हम 3 लेंगे, L12 एज इट इज, L13, A23। ये इसकी वैल्यू आ गई बेटा सारी। अभी सेम सिमिलरली इसका निकाल दो, क्या आएगा? अलग मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। इसका क्या आएगा? एक L13 एज इट इज, L11, L31, क्योंकि 1 ले रहे हैं, प्लस का साइन बेटा। सारों को जुड़ेंगे बेटा, इसके प्लस में ये चली जाएगी, फिर लास्ट में ये आएगी L13, L11, अब L13, L12, L32, प्लस का साइन बेटा, L13, L11, L3, 11 नहीं बेटा 13, और यहाँ पे L33। ये आ गई बेटा, सारी ऐड कर दो,
बेटा ये एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ इतनी प्यार से क्योंकि हमें 1 1 निकालना सिखा रहा हूँ, उसके बाद 1 2 1 3 मैं कुछ निकाल के नहीं सिखाऊंगा। इतने देर सिखाऊंगा तो वीडियो 50 मिनट की होगी और इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्व करके आगे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब हमें थोड़ी देर पहले मैंने वैल्यू निकालवाई थी L112, L12, L13, L21 की, 22 की, 23 की, 31 की, 32 की और 33 की। ये वैल्यू मैंने आपको एंगल से निकालना सिखाया था। कहाँ पे सिखाया था बेटा? यहाँ पे देखो, ये सिखाया था ना एंगल से, यहाँ से पहले नंबर पेज पे देखो और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू सिखाई थी, इनकी सभी की वैल्यू मैंने बता दी थी, ऐसे एंगल से निकालना है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, L112 की 0 0 0 0 1 सबकी वैल्यू है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, अब एक गिवन मैट्रिक्स भी दिया हुआ था मैं क्वेश्चन में, AIJ दिया हुआ था शुरू में ही। AIJ में बेटा ये मैट्रिक्स दी हुई थी, ये इस प्रकार से एक मैट्रिक्स। बेटा सभी को पता है पहले 1 क्या होता है, A11 होता है, दूसरा A12 होता है, मैट्रिक्स में पढ़ा है। तो हमें पता चल गया A11 की वैल्यू A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33। बेटा ये वैल्यू भी पता लग गया, A11 की पता लग गया, A13 की पता लग गया, सारी वैल्यू पता लग गई। सारी वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दो, L1 वाली भी A1 वाली भी सारी वैल्यू पुट करो बेटा। जब इसको सोल्व करोगे बेटा, ये A11 की वैल्यू आई थी A-11 की, जब इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये आएगी। सिमिलरली अगला नंबर आएगा हमारा A-12 निकालने का। ठीक है, I की वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेनी है। J की वैल्यू बेटा क्या लेनी है? 2 लेनी है। बाकी स्टेप जो सेम किया है। अब क्या आएगा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। A12 क्या इक्वेशन है? L1R L2S ARS। ठीक है बेटा, ये इसकी इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे। लिख दिया मैंने, अब कुछ नहीं करना। अभी आ जाता है, मैंने पिछले स्टेप में क्या किया था? R की वैल्यू पुट किया था। R की वैल्यू 1 2 3, A-12। अभी R की वैल्यू 1 पुट करो बेटा, 1 1 L2S एज इट इज, A R की जगह 1 पुट कर दो या S प्लस का साइन बेटा। अभी R1 पुट किया बेटा, अभी 2 पुट करेंगे, L11 L2S, सॉरी 2 है ना यहाँ पे, 2 आएगा बेटा, L2 L2S A2S। फिर 3 पुट कर देंगे बेटा, तो यहाँ L13 L2S L A3S बेटा, ये आ जाएगा इस प्रकार से। फिर अभी इसमें लास्ट में क्या बचेगा हमारा? R की वैल्यू, R1 2 3 पुट करेंगे। यहाँ ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट में, और फिर हम सारी वैल्यू सेम पुट करेंगे, यही L1 L2 A1 A2 A3 A3। फिर हमारा ये आएगा बेटा, L13 निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे, 2 3 निकालेंगे बेटा। सभी की वैल्यू लिखी हुई है डैशबोर्ड पे, आपको देख सकते हो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। हेंस उसके बाद क्या लिखेंगे इंग्लिश में? कंपोनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू निकालना था। वी हैव टू द सेम ओरिजिन, इट्स रोटेटिंग अबाउट OX3 विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन R। बेटा वही मैट्रिक्स जो आपने पहले नंबर पे निकाला, हमने क्या क्या आ रहा है देखा, डैश में निकाला ना हमने बेटा। तो 1 1 की वैल्यू तो क्या A11 की जगह आएगी, A2 की वैल्यू A2 की जगह, तो हमारा इस प्रकार से सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दी। ये A11 डैश आया था, A-11 आया था, यहाँ पे A-12 आएगा, यहाँ पे A-13 आएगा, यहाँ पे A-21 आएगा, यहाँ पे A-22 आएगा, यहाँ पे A-23 आएगा, यहाँ पे A-31, A-32 और A-33। ये सारी वैल्यू आ गई। यही तो हमें निकालना था, यही तो हमारा मोटो था। ठीक है, अब एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ये तो हो गया आज का क्वेश्चन बेटा हमारी। अब आपकी जनरल नॉलेज के थोड़ा और बता देता हूँ। अगर आप MSc कर रहे हो मैथमेटिक्स से, तो कुछ हेल्प हम आपकी को करना चाहेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ है हमारा और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ है हमारा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद हमारा आता है टोपोलॉजी, उसके बाद हमारा आता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो कि पढ़ रहे हैं, उसके बाद आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद हमारा आएगा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके बाद हमारा आएगा बेटा रियल एनालिसिस। ये सब मैथों के अगर आपको नोट्स चाहिए तो RS 100 रुपीज़ में अवेलेबल हैं विद वीडियो लेक्चर्स। कहीं पर भी MSc का इतना सस्ता सर्विस नहीं है अवेलेबल। ठीक है बेटा, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी
या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप सिलेबस सेंड कीजिए, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको कॉन्टैक्ट करने की पक्का कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो भी आपको मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।